अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक हमने क्या पढ़ लिया? अब तक हमने ये पढ़ा कि यार किस तरीके से एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। ठीक है, रिदा और मयार सुनिएगा, किस तरीके से एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। अब चूंकि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, तो कंपनी इनकॉर्पोरेट होकर करेगी क्या? जिस लॉफुल बिजनेस के लिए वो बनी थी, इसको आप लिंक करिएगा पुराने सेक्शन से प्यारे बच्चों, कि क्या लिखा हुआ था कि अगर 20 या 20 से ज्यादा लोग किसी बिजनेस में इन्वॉल्व है, सही है, और उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए लाजमी है कि वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से अपने आप को रजिस्टर करवाएं। तो इसका मतलब है कहानी तो स्टार्ट वहां से हुई थी कि भाई आप एक बिजनेस कर रहे थे, सही है, कहानी तो वहां से स्टार्ट हुई थी। अब जब आप एक बिजनेस कर रहे थे और आप कंपनी एक्ट, तो आपको कहा कि कंपनी एक्ट के हिसाब से फॉर्म भी हो और रजिस्टर्ड भी हो। तो फॉर्म के लिए हमने पढ़ लिया मोड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी, रजिस्टर्ड के लिए हमने पढ़ लिया कि कंपनी को रजिस्टर कैसे कराएंगे। आपने मेमोरेंडम और आर्टिकल रजिस्टर करवाने, मेमोरेंडम में कंटेंट क्या थे, नेम वगैरह थे, वो सारे सेक्शन हमने पढ़ लिए। अब जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है मेरे प्यारे बच्चे, तो अगला काम क्या होगा? खुद से बता दे जल्दी जल्दी। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है तो अगला काम करेगी क्या? किस चीज के लिए इनकॉर्पोरेट हुई थी वो? मेरे प्यारे बच्चों बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बिजनेस के लिए तो हुई थी। तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बाय अ पब्लिक कंपनी। A public company shall not start its operation or exercise any borrowing power unless, दो चीजें कहता है, सही है। A public company shall not start its operation or exercise any borrowing power unless conditions। तो कंडीशंस क्या है प्यारे बच्चों आपके ऊपर? कंडीशन ये है कि जो शेयर्स आपके पास पड़े हुए हैं, जो शेयर्स आपके पास पड़े हुए हैं, सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ द होल अमाउंट, इसको हम यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं। शेयर्स हेल्ड सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ होल अमाउंट thereof in cash have been allotted to an amount not less in the whole than the minimum subscription and the money has been received by the company। सही है। आप पब्लिक कंपनी, किसके ऊपर कंडीशन अप्लाई हो रही है प्यारे बच्चों? पब्लिक कंपनी के ऊपर। एक पब्लिक कंपनी उस वक्त तक बिजनेस अपना कमेंस नहीं कर सकती। क्या मतलब? ना सेल्स कर सकती है, ना परचेज कर सकती है, उस वक्त तक अपना बिजनेस कमेंस नहीं कर सकती। तब तक जो शेयर्स को लेके वो कंपनी बनी थी, लिमिटेड बाय शेयर्स, जिन शेयर्स के लेके वो बनी थी, वो शेयर्स इश्यू हो चुके हैं और पैसा रिसीव्ड हो चुका है। सही है, वो शेयर्स इश्यू हो चुके हैं और पैसा रिसीव हो चुका है। अगर मैं एक पब्लिक कंपनी बनता हूं और अभी तक मैंने शेयर्स ही इश्यू नहीं करे और मेरे पास पब्लिक का पैसा ही नहीं आया है, तो मैं बिजनेस कमेंस कर भी कैसे सकता हूं यार? तो लॉ ने आपके ऊपर एक कंडीशन डाल दी कि अगर आप अगर आप प्राइवेट कंपनी है, आपके ऊपर ये कानून अप्लाई नहीं होगा। सही है। अगर आप पब्लिक कंपनी है, तो जब पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स बनी होगी, तो उसने शेयर्स इश्यू किए होंगे, कैश रिसीव होगा, ये पहली कंडीशन है। Every director of the company has paid to the company full amount on each of the shares taken or contracted to be taken by him and for which he is liable to pay in cash। अगर आपने देखा हो मेमोरेंडम और डायरेक्टर के, जब हमने मेमोरेंडम के सेक्शंस वगैरह पढ़े थे, तो उसमें लिखा गया था कि भाई सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम क्या होंगे और वो कितने शेयर्स एक्वायर करेंगे। सही है, इस सेक्शन हम प्रीवियस सेक्शन में पढ़ चुके हैं। तो जो बंदा कंपनी बनाने आ रहा है और वो कह रहा है कि मैं इतने शेयर्स एक्वायर करूंगा, जब तक वो उतने शेयर्स, डायरेक्टर वो शेयर्स एक्वायर नहीं कर लेता और कंपनी को कैश में पे नहीं कर देता, कंपनी अपना बिजनेस कमेंस नहीं कर सकती। देयर हैज बीन फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार अ ड्यूली वेरीफाइड डिक्लेरेशन बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव और one of the directors and the secretary in the specified form that the aforesaid condition have been complied with। तीन कंडीशन प्यारे बच्चे। अच्छा, no money is or may become liable to be repaid to the applicants for any shares which have been offered for public subscription। पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक सब्सक्रिप्शन भी कर सकती है। ये होता क्या है प्यारे बच्चों? मैं आपसे एक चीज का डिस्कस करता हूं। आज चैट जीपीटी कहता है, चैट जीपीटी का नाम सबने सुना होगा। आज चैट जीपीटी कहता है कि जी मैं अपने शेयर्स, मैं एक पब्लिक कंपनी हूं और क्या कहते हैं, मैं अपने शेयर्स ऑफर करना चाहती हूँ जी। आप कहते हैं यार चैट जीपीटी एक बड़ा बिजनेस है, बहुत सी जॉब्स रिप्लेस हो जाएंगे, इसके शेयर प्राइस तो बढ़ेंगे। तो आप क्या है, आप क्या है प्यारे बच्चों? आप एक एप्लीकेंट है। सही है, आप एक अदद एप्लीकेंट है और आपने एक एप्लीकेशन दायर करी चैट जीपीटी को कि जी मुझे आपके शेयर्स खरीदने हैं। लेकिन सिर्फ आप तो नहीं होंगे प्यारे बच्चों, आपके साथ तो पता नहीं लाखों की तादाद में लोग होंगे। तो भाई टोटल लोगों ने, टोटल 10 मिलियन लोगों ने 100 मिलियन शेयर्स की सब्सक्रिप्शन के लिए एप्लीकेशन लिखी। लेकिन कंपनी ने कहा मुझे तो 100 मिलियन चाहिए नहीं, मुझे तो सिर्फ 1 मिलियन शेयर्स इश्यू करना है। इसका मतलब है प्यारे बच्चों, ये जो एक्सेस एप्लीकेंट्स होंगे,
या जो एक्सेस पैसा होगा ये आपने क्या करना होगा, ये आपने रिटर्न करना होगा, सही। नो मनी इज और मे बिकम लायबल टू बी रीपेड to the applicants for any shares which have been offered for public subscription। क्या यहां तक मेरे प्यारे बच्चों बात समझ आती है? क्लियर हम सारे? इन तीनों चीजों के ऊपर आपने डिक्लेरेशन देनी है कि आप इन सारी रेगुलेशन से कंप्लाई कर रहे हैं। डन हो गया प्यारे बच्चों? क्लियर है बच्चों? यहाँ पे आगे बढ़े। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। तो बड़ा कॉमन, बड़ा लॉजिकल है, बड़ा लॉजिकल है कि भाई देखे ना, पब्लिक कंपनी जब आप बनाने जा रहे हैं तो उस जब तक पब्लिक का पैसा रिटर्न नहीं कर देंगे आप कमेंस बिजनेस कमेंस नहीं कर सकते, सही है। जब तक आपने पब्लिक को शेयर्स इश्यू नहीं कर दिया और उनका कैश आपके पास नहीं आ गया, आप पब्लिक आप बिजनेस कमेंस नहीं कर सकते। और जब तक जब कंपनी बनाते हुए जो कुछ 4-5 लोग आप लोग आए थे और आपने कहा था हम कंपनी बना रहे हैं, हम इतने शेयर्स एक्वायर करेंगे, जब तक आप लोग वो शेयर्स एक्वायर नहीं कर लेते और कैश पे नहीं कर देते, आप कंपनी एक्वायर नहीं कर सकते। बच्चों डन हो गया? In the case of a company which has not issued a prospectus inviting to the public to subscribe for its shares, there has been filed with the, इसको मैं थोड़ी देर के लिए होल्ड पर रख रहा हूँ, ये हम प्रोस्पेक्टस के सेक्शन के साथ पढ़ेंगे, इसको हमारा आज की क्लास का एजेंडा नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़े प्यारे बच्चों। अब सवाल ये है, एक वर्ड आ रहा था ऊपर पॉइंट ए में, अगर देखें मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये है क्या? इसको डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, इसको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन? ये कहां से लिंक हो रहा है और ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है? ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, किसको? इसको। The shares held subject to the payment of the whole amount thereof in cash have been allotted to an amount not less in the whole than the minimum subscription and the money has been received by the company। minimum subscription, ये minimum subscription क्या होता है? इस minimum subscription कंपनी को समझने की कोशिश करें कि मैं आपसे एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है बच्चों, अगर आप एक पब्लिक कंपनी है, आप एक पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हो, तो आपको चाहिए क्या? आपको शेयर होल्डर से पैसे क्यों चाहिए? इसका जवाब देंगे। आपको शेयर होल्डर से या पब्लिक से पैसा चाहिए क्यों? मुझे इसका जवाब देंगे, तभी तो आपने पब्लिक कंपनी बनाई है। पब्लिक से पैसा चाहिए क्यों? बिकॉज आपको एक प्लांट लगाना है प्यारे बच्चों, ठीक है, आपको एक प्लांट लगाना है। प्लांट कितने का है? जबरदस्त मेरे बच्चे, जबरदस्त। 500 मिलियन। आपको 500 मिलियन का प्लांट लगाना है मेरे बच्चा। अगर आपको 500 मिलियन का प्लांट लगाना है, उसके लिए पैसे किससे चाहिए होंगे? इसके लिए पैसे आपको चाहिए होंगे शेयर होल्डर से, पब्लिक से, ऐसे ही ना, तभी तो आप पब्लिक कंपनी बनाएंगे। अगर आप 3-4 दोस्त हो और उसके पास 500 मिलियन हो, तो क्या पब्लिक कंपनी बनाएंगे? ये बार बार पुराना डिस्कस होता रहेगा। हाँ, बिल्कुल रेडी रहेगा। क्या पब्लिक कंपनी बनाएंगे? नहीं सर, पब्लिक कंपनी नहीं बनाएंगे। जबरदस्त मयार। तो आप, अब आप कहोगे यार मैं शेयर्स इशू करने जा रहा हूं, सही है, सुनिएगा मेरी बात को, और मैंने शेयर्स इशू करे और सिर्फ 5 मिलियन मेरे पास कैश आया, सिर्फ 5 मिलियन का, आपको जरूरत कितनी की है? आपको जरूरत कितने की है प्यारे बच्चों? 500 मिलियन की। आपके पास आया कितना? आपके पास 5 मिलियन आया। यहां पे लॉ आपसे कहता है कि आप एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट बता दें जिसपे, अच्छा अगर आपने शेयर्स दे दिए, उसको 5 मिलियन वाले को शेयर्स दे दिए, इन पब्लिक को अगर आपने अपने शेयर्स इश्यू कर दिए, तो इन पैसों का आप कुछ कर सकेंगे? मुझे एक बात बताएं, इस 5 मिलियन से आप कुछ कर सकेंगे? इस प्लांट का एक पुर्जा भी नहीं खरीद सकेंगे। जब इस पुर्जा भी नहीं तो क्या आप अपना, तो क्या आप बिजनेस स्टार्ट कर सकेंगे? क्या आप सेल कर, प्लांट ही नहीं होगा तो क्या सेल हो सकेगी? जब सेल नहीं होगी प्यारे बच्चों, तो कोई जो सीएफओ बिठा के रखा हुआ है, सीईओ बिठा के रखा हुआ है, डायरेक्टर बिठा के रखा हुआ है, जगह ली हुई है, रेंट दी हुई है, ये सारे किसके पैसों से हो रहा होगा? इसके पैसे। इसको आप डिविडेंड दे सकेंगे? इसको डिविडेंड दे सकेंगे प्यारे बच्चों? बड़ी लॉजिकल बात कर रहा हूं, इसको डिविडेंड दे सकेंगे आप? यहाँ पे लॉ आपसे कहता है कि बेटा एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट बता दो, कि फॉर एग्जांपल 500 मिलियन तक अगर मिनिमम सब्सक्राइब करेंगे आप, तो शेयर्स इश्यू होंगे, अदरवाइज मेरी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, मैं लायबल नहीं हूं आपको शेयर्स इश्यू करने के लिए। हाँ, अलबत्ता जो कैश आपने मुझे दे दिया है, जो कैश आपने मुझे दे दिया है, वो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, वो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। पार्ट सी, नो मनी इज और may become liable to be repaid to be applicant for any shares which have been offered for public subscription। क्लियर हो प्यारे बच्चों? लॉजिक क्लियर है इसकी?
बेहतरीन हो गया बच्चों, बेहतरीन हो गया। अच्छा, अगली चीज, अब ये सारी चीजें अगर आप पार्ट सी में देखें प्यारे बच्चों, लॉ को समझने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे बच्चों। पार्ट सी, अगर आप पार्ट डी में देखें, पार्ट डी में आपने क्या फाइल किया हुआ है? ऊपर जो सब क्लॉज डी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपने क्या फाइल किया हुआ है? जल्दी जल्दी जल्दी, इन तीनों कंडीशंस के ऊपर आपने किसको फाइल किया है? किस पर्सन को फाइल किया? जल्दी से बताएं, जवाब सबने देना है। किस पर्सन को फाइल किया है? रजिस्ट्रार को। तो इसका मतलब है अगला सब सेक्शन किसके ऊपर होगा? अगला सब सेक्शन रजिस्ट्रार के ऊपर होगा प्यारे बच्चों। अगला सब सेक्शन मेरा किसके ऊपर होगा? अगला सब सेक्शन मेरा रजिस्ट्रार के ऊपर होगा। वो क्या होगा? वो ये होगा, आप देखें आपने क्या करा था, इसको छोड़ दें, इसको आज की क्लास में हमने नहीं पढ़ा, उसको होल्ड पे रखा हुआ है। देयर हैज बीन फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, सही है। और नो कंपनी, कंपनी फॉर्म्ड हो चुकी है तभी कंपनी का वर्ड, कंपनी ने रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट फाइल करवा दिया, सही है। जब कंपनी ने रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट फाइल करा दिया तो अगला सबसेक्शन किसके ऊपर अप्लाई होगा? सबसेक्शन 2 किसके ऊपर अप्लाई होगा? रजिस्ट्रार के ऊपर। द रजिस्ट्रार शैल ऑन फाइलिंग ऑफ अ ड्यूली वेरीफाइड डिक्लेरेशन, एग्जैक्टली सेम चीज, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, ये रहा ऊपर सबसेक्शन 1, एंड आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरीज एज ही मे डीम फिट to satisfy himself that all the requirement of this act have been complied with in respect of the commencement of business। कौन सी रिक्वायरमेंट? कौन सी रिक्वायरमेंट? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई, ये रिक्वायरमेंट कंप्लाई हो गई है। एंड द मैटर्स प्रेसिडेंट एंड इंसिडेंटल देयर टू एक्सेप्ट एंड रजिस्टर ऑल द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। तो वो अपने पास डॉक्यूमेंट्स को क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा और रजिस्टर कर लेगा प्यारे बच्चों, ऐसा ही है। अगला सेक्शन, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन प्यारे बच्चों, ये एक्सेप्शन क्या है ये सुनिएगा। द एक्सेप्टेंस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स अंडर सब। प्यारे बच्चों, आपके जहन में सवाल नहीं आ रहा? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं बच्चों, मुझे एक सवाल का जवाब दें। क्या आपके जहन में ये नहीं आ रहा कि सर एक प्राइवेट कंपनी के ऊपर ये एबीसी वाली कंडीशन अप्लाई हो सकती है? थोड़ा ईमानदारी से बताइएगा, सोच समझ के, एक प्राइवेट कंपनी के ऊपर क्या ये एबीसी वाली कंडीशन अप्लाई हो सकती है? चले भाई, जवाब सबने देना है सर। अच्छा सर, एक्सेप्शन में प्राइवेट कंपनी नहीं लिखा हुआ, एक्सेप्शन में लिखा हुआ है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ कंपनी कन्वर्टेड फ्रॉम प्राइवेट टू अ पब्लिक। तो अगर एक कंपनी है जो कि प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट हुई होगी, जब वो प्राइवेट कंपनी बनी होगी तो उसने बिजनेस तो ऑलरेडी कमेंस कर लिया होगा। तो अब चूंकि पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होने जा रही है वो, तो इसके लिए प्यारे बच्चों उसको क्या कहते हैं, ये डॉक्यूमेंट जमा थोड़ी करवाने पड़ेंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है हम सारे? सेकंड चीज, टू अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल। अगर एक ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका शेयर कैपिटल ही नहीं है, अगर उसका शेयर कैपिटल ही नहीं है, तो क्या उसके ऊपर ये ए बी सी डी ई अप्लाई हो सकता है? ईमानदारी से बताइएगा, क्या उसके ऊपर ये ए बी सी डी ई अप्लाई हो सकता है? अगर वो पब्लिक कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल बनी है प्यारे बच्चों, तो क्या उसने शेयर्स इशू किए होंगे? क्या उसके पास एप्लीकेंट्स आए होंगे? क्या उनको कोई पैसा रिकमेंड करना होगा? क्या कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट होगी? क्या डायरेक्टर ने कंपनी बनाते हुए कोई शेयर सब्सक्राइब किए हुए होंगे? ये सारी की सारी कंडीशंस मेरे प्यारे बच्चों अप्लाई नहीं होंगी, सही है। इसमें एक चीज लॉजिकल मैं आपको बता दूं, इसमें आपको एक्सेप्शन में प्राइवेट कंपनी का वर्ड दिख रहा है कि नथिंग इज इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू प्राइवेट कंपनी, ये आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा? तो क्या मतलब प्राइवेट कंपनी में अप्लाई हो जाएगा? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, लॉ को थोड़ा समझने की कोशिश करें। लॉ स्टार्ट इस तरीके से हुआ है, अब पब्लिक कंपनी शेल नॉट, उसने लॉ के इस सेक्शन को लिंक ही किया हुआ है पब्लिक कंपनी में। तो एक्सेप्शन में भी पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल को बोला है, सही है। लिमिटेड में, एक्सेप्शन में प्राइवेट कंपनी का वर्ड वो यूज ही नहीं करेगा। क्यों यूज नहीं करेगा? बिकॉज अगर इसने खुदा ना खास्ता सेक्शन में पब्लिक का वर्ड यूज नहीं किया होता, तो मुझे बताएं लॉ बनाते हुए फिर आपने एक्सेप्शन में प्राइवेट कंपनी का वर्ड यूज करना था? मेरे प्यारे बच्चों, जबरदस्त, बस यही चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्सेप्शन में प्राइवेट कंपनी क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज लॉ में ऊपर पब्लिक कंपनी का वर्ड, इट मींस दिस सेक्शन इज स्पेसिफिकली लिंक्ड विद पब्लिक कंपनी, सही है। और एक्सेप्शन भी किसकी होगी? पब्लिक कंपनी की ही होगी, कि वो पब्लिक कंपनी
जो प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट हुई है उनके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, या वो पब्लिक कंपनी जो कि लिमिटेड बाय गारंटी है और शेयर कैपिटल नहीं है उनके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, ऑल्दो पब्लिक कंपनी है। क्लियर हो मेरे प्यारे बच्चों? समझ आया थोड़ा बहुत? हैंडआउट और प्रेजेंटेशन प्यारे बच्चों कुछ मुनासिब है, फायदा हो रहा है इससे? बेहतरीन हो गया प्यारे बच्चों, बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, अगला सेक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है? वो क्या है? लाइबिलिटी फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस विथ लेस देन 3, और इन द केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी 2 मेंबर। ये याद आ रहा है प्यारे बच्चों कुछ? लाइबिलिटी फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस विथ लेस देन 3, और इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी 2 मेंबर्स। ये कुछ याद आ रहा है? ये मेंबर्स जब प्राइवेट कंपनी बनानी थी एटलीस्ट कितने मेंबर होने चाहिए थे? याद आ रहा है? अगर प्राइवेट कंपनी बनानी है प्यारे बच्चों तो एटलीस्ट कितने मेंबर्स होने चाहिए? एटलीस्ट 2 मेंबर होने चाहिए, सही है, मिनिमम मेंबर्स वाला। वो मोड ऑफ फॉर्मिंग एनी 3 और मोर पर्सन में फॉर्म अ पब्लिक कंपनी। तो इसका मतलब है प्राइवेट के अलावा जितनी भी कंपनीज है उसमें मेंबर 3 से कम नहीं होने चाहिए, और प्राइवेट के केस में 2 से कम नहीं होने चाहिए। प्यारे बच्चों, क्या इस सेक्शन में आपको पब्लिक का वर्ड दिख रहा है? सेक्शन 15 में आपको पब्लिक का वर्ड दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों, तो ये कैसे, इसका मतलब है कि पब्लिक कंपनी के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा? कैसे होगा प्यारे बच्चों? ऐसे होगा, बिकॉज लाइबिलिटी फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस विद लेस देन 3 और इन द केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। इसका मतलब है ये जो पहला क्लॉज आ रहा है, ये जो पहला क्लॉज हमारे पास आ रहा है प्यारे बच्चों, ये जो मैं येलो से हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूं, ये किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है? ये किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है? और ये किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है प्यारे बच्चों? ये किसके, जो ग्रीन से मैंने आपके लिए हाईलाइट करके दे दिया, ये किससे अप्लाई हो रही है? किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है? प्राइवेट कंपनी के ऊपर, सही है। एसएमसी का तरीका, इसमें एसएमसी कवर्ड नहीं है। क्यों कवर्ड नहीं है? इसमें एसएमसी कवर्ड नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। क्यों कवर्ड नहीं है? एसएमसी कवर्ड नहीं हो सर, वहां पे एक ही मेंबर होता है, जब वो मर जाएगा तो वो जीरो से तो बिजनेस वैसे ही कंटिन्यू नहीं हो सकता। वहां तो वसीयत के तौर पर उसका बिजनेस उसके रिश्तेदारों को या उसके बच्चों को या उसके वालिदैन को मिल जाएगा। क्या यहाँ तक लॉ समझ आ रहा है प्यारे बच्चों? कौन सी चीज कैसे लिखनी है, कौन सी चीज कैसे नहीं लिखनी? क्लियर हम सारे यहाँ पे? डन हो गया प्यारे बच्चों? आ जाए जी। पहली चीज, लाइबिलिटी फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस विद लेस देन 3 और इन द केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी 2 मेंबर्स। अच्छा, और क्यों लिखा है प्यारे बच्चों? और क्यों लिखा है? क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक कंपनी में मेंबर 3 से भी कम हो जाए और 2 से भी कम हो जाए। कंपनी अगर पब्लिक होगी, कंपनी अगर पब्लिक होगी तो वहां पे मेंबरान अगर 3 से कम हो जाए तो ये सेक्शन अप्लाई हो जाएगा, या अगर एक प्राइवेट कंपनी होगी और उसमें मेंबरान 2 से कम हो जाए तो भी ये सेक्शन अप्लाई हो जाएगा। खुदा ना खासा लॉ ने अगर यहाँ पे एंड लिख दिया होता तो ये कभी भी हाइपोथेटिकली पॉसिबल हो ही नहीं सकता था कि एक पब्लिक कंपनी जिसके मेंबर 3 से कम हो जाए एंड प्राइवेट कंपनी, कंपनी तो एक ही होगी, या तो पब्लिक होगी या प्राइवेट होगी। बच्चों समझ आती है बातें यहाँ पे कुछ? ये इसलिए बता रहा हूँ, इस लॉजिकल वे में आपको चीजें याद रहेंगी प्यारे बच्चों। और सेक्शन में मैं कंपनीज एक्ट की सीक्वेंस में नहीं पढ़ा रहा, उसी सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ जिस सीक्वेंस में आपको समझ में आ जाएगा, जिस सीक्वेंस में वाकई में कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, कंपनी अपना बिजनेस करती है। चले जी। लाइबिलिटी रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट प्यारे बच्चों, इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ members of a company
is reduced in the case of a private company other than a single member company। समझ आ रहा है? तो ऊपर जो बातें डिस्कस करी लॉ ने नीचे खुद ब खुद एक्सप्लेन कर दिया है। समझ आ रही है बातें? ऊपर जो बातें पढ़ी वो लॉ ने नीचे खुद ब खुद एक्सप्लेन कर दिया। अदर देन अ सिंगल मेंबर कंपनी बिलो टू और इन द केस ऑफ एनी अदर कंपनी। तो बची कौन सी कंपनी? पब्लिक कंपनी बिलो 3 एंड द कंपनी कैरीज। अब ये एंड का वर्ड आ रहा है, इसका मतलब है अगर आपकी कंपनी है प्राइवेट और आपके मेंबरान 2 से कम हो चुके हैं, या पब्लिक कंपनी और आपके मेंबरान 3 से कम हो चुके हैं, और कंपनी कैरी कर रही है बिजनेस फॉर मोर देन 180 डेज व्हाइल द नंबर इज सो रिड्यूस्ड, और 180 दिन से ज्यादा तक आप कम मेंबरान लेके बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं अपना, तो होगा क्या प्यारे बच्चों? ड्यूरेशन ऑफ रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये है। ड्यूरेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस, ड्यूरेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस ये है। इम्पैक्ट क्या है इसका? एवरी पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी। अच्छा ये मैं आपको बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कंपनीज एक्ट का लॉ लिखा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरी खुद की हेडिंग्स है, ताकि आपको पता चल जाए कि सेक्शन के अंदर 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है, यहाँ से एक्सप्लेनेशन आ सकती है, यहाँ से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों? एवरी पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी during the time that it carries on business after those 180 days and is cognizant of the fact that it is carrying on business with fewer than 2 members or 3 members as the case may be, shall be severally liable for the payment of whole debts of the company contracted during that time and may be sued thereof without joinder in the suit of any other member। इस सेक्शन का मैं आपको थोड़ा खुलासा कर दूं प्यारे बच्चों, है क्या? वो कहता है कंपनी फॉर्म जब करना आए थे ना, पहला सेक्शन मोड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी, तो उस वक्त मैंने आपके सामने रिक्वायरमेंट रखी थी कि इतने लोग होंगे तो पब्लिक कंपनी बनाने दूंगा, इतने लोग होंगे तो प्राइवेट कंपनी बनाने दूंगा। मोड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी सेक्शन लिंक कर रहा हूं आपको, सही है? लॉ आपसे कहता है कि सही है, आप एक पब्लिक कंपनी बनाने आए 3 बंदों के साथ, सही है? आप 3 बंदे आए और आपने एक पब्लिक कंपनी बनाई। जब आपने पब्लिक कंपनी बनाई, 3 में से एक बंदे का इंतकाल हो गया, 2 बंदे रह गए। जब इंतकाल हो गया है तो आप ताजियत वगैरह करें, उसको दफनाएं, गुस्ल वगैरह करें, सब कुछ करें। लेकिन देखिए इंसान के बच्चे बने 180 दिन के अंदर, 180 दिन से भी अगर ज्यादा हो गए और आप कम मेंबरान लेके बिजनेस कर रहे हैं, कंपनी बना रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, सही है? कम, तो आप ये सोचे कि अगर आप 2 मेंबर होते तो क्या मैं आपको पब्लिक कंपनी फॉर्म करने देता? बच्चों जवाब दे इसका। एससीसीपी आपसे कहता अगर आप 2 बंदे होते, सही है, और आप मेरे पास कंपनी फॉर्म करने के लिए आए होते तो क्या मैं आपको फॉर्म करने देता? तो जब मैंने उस वक्त 3 बंदे 3 शक्लें देख के आपको कंपनी फॉर्म करने के लिए दे दी, अब उसमें से एक बंदा मर गया और आप 2 बंदे चला रहे हो, कंपनी चला रहे हो, तो बेटा अब एक बात सुन लो। लॉ बनाते हुए मैंने आपसे कहा था कि जब आप कंपनी फॉर्म करोगे पुरानी स्लाइड्स देखते रहनी है सपने से। जब ये लेक्चर देख भी रहे हो तो पुरानी स्लाइड सामने रखनी है। इसने लॉ ने आपसे कहा था कि जब आप पुराना बैठ के, जब आप कंपनी फॉर्म कर रहे थे तो 2 बंदों का होना जरूरी था। पब्लिक कंपनी थी, 3 बंदों का होना जरूरी था। और जो 3 कंपनी बंदे थे प्यारे बच्चों, उनसे आपने उनसे कहा था कि जी आप ये कंपनी चलाएंगे, 3 बंदे जो हैं ये कंपनी चलाएंगे। अगर अगर ये 3 बंदे नहीं होते, 2 बंदे होते, तो क्या एससीसीपी आपको पब्लिक कंपनी बनाने देता? जल्दी से जवाब देखिए, एससीसीपी आपको पब्लिक कंपनी बनाने देता? बड़ी जबरदस्त और लॉजिकल बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों, बहुत ही जबरदस्त और लॉजिकल बात है। क्या आपको वो बनाने देता प्यारे बच्चों? जल्दी छेती छेती। सर वो आपको कभी भी कंपनी फॉर्म करने नहीं देता, वो आपको कभी भी कंपनी फॉर्म करने नहीं देता। प्लस अगर वो कंपनी फॉर्म करने आपको देता है, मोड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी एंड रजिस्ट्रेशन, तो जहां आपके मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर हो जाते हैं, याद आ रहा है? जहां आपके मेमोरेंडम एंड आर्टिकल रजिस्टर हो जाते हैं, वहां पे वो आपसे कहता है कि आप एज अ पर्सन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लेकर आए थे। आप आए तो एक बंदे थे, अब जा कितने बंदे रहे हो? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो बच्चों। आप आए तो एक बंदे थे, आप आए तो एक कंपनी बनाने थे, लेकिन जहां मैंने आपके डॉक्यूमेंट रजिस्टर कर लिए, तो अब इस दुनिया में 2 चीजें हो गई हैं। एक कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है, कंपनी का जन्म हो चुका है, और दूसरे आप ये पर्सन हो जो कि इसके शेयर होल्डर हो, सब्सक्राइबर हो, मेमोरेंडम हो। अब आप अलग हो, कंपनी अलग है। याद आ रहा है प्यारे बच्चों वो सेक्शन? आप अलग हो, कंपनी अलग है। बच्चों याद आ रहा है? खुदा का वास्ता लिंक करके पढ़ा रहा हूँ, बड़ा लॉजिकल पढ़ा रहा हूँ। आप अलग है, कंपनी अलग है। आप कंपनी बैंकरप्ट होगी, आपसे 1 रुपया नहीं मांगा जाएगा, अनलेस जो आपने कमिट किया हुआ था, अनलेस जो आपने शेयर से पैसे नहीं दिए हुए थे, अनलेस अगर ये अनलिमिटेड कंपनी है। तो अगर पब्लिक
तो कंपनी अलग है, आपने कंपनी बनाई, लेकिन जहां आप रजिस्ट्रार के ऑफिस से निकले अब आप एक अलग हो चुके हैं, कंपनी अलग हो चुकी है। आप कंपनी बनाने वालों में से हैं, लेकिन आप मर जाएंगे, कंपनी चलती रहेगी, कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होगा। आपने मेमोरेंडम में सिग्नेचर किया है, ये तस्वीर किया जाएगा कि आगे आने वाली आपकी 7 नस्लें भी इस मेमोरेंडम पे सिग्नेचर कर चुकी है, सही है, वो उससे एग्री कर चुकी है। तो आया एक बंदा था, हो गए 2 बंदे प्यारे बच्चों, 2 पर्सन हो गए, एक कंपनी हो गई, एक आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, एक लीगल पर्सन हो गया, एक नेचुरल पर्सन हो गया। लेकिन प्यारे बच्चों लॉ ने यहाँ पे आपको वो जो रिलैक्सेशन दी हुई थी, वो जो रिलैक्सेशन दी हुई थी, लॉ ने वो रिलैक्सेशन आपके पास ठक करके लॉ ने वो रिलैक्सेशन आपकी खत्म कर दी। लॉ ने कहा प्यारे बच्चे 180 दिन के बाद भी अगर बिजनेस चला रहा है, कम बंदों में चला रहा है, उन बंदों में चला रहा है जिन बंदों में तेरी औकात नहीं है, जिनमें मैं तुझे कंपनी बनाने नहीं देता, उसके बावजूद तो अगर तू चला रहा है, तो फिर एक काम ये करना प्यारे बच्चे, ये सुन ले कि अब तू पर्सनली लायबल होगा, पर्सनली लायबल होगा, सही है। अगर पब्लिक कंपनी है, 2 मेंबर रह गए, एक मेंबर डीएचए में रहता है, एक मेंबर फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं कटी पहाड़ी में रहता है, तो जो अगर उसने कोई एग्रीमेंट किया, तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, जो सप्लायर होगा, जो बैंकर होगा, वो कंपनी के खिलाफ तो केस कर भी सकता है, इन 2 मेंबर से भी रिकवर कर सकता है, और सिर्फ इस डीएचए वाले से भी रिकवर कर सकता है, सिर्फ इस डीएचए वाले से भी रिकवर। लिखा क्या, एवरी पर्सन इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द टाइम and is cognizant of the fact that it is carrying on business with fewer than 2 members or 3 members as the case may be shall be severally liable का मतलब jointly, मतलब severally मतलब individually liable for the payment of all debts of the company contracted during that time and may be sued therefore without joinder in the suit of any other member। तो आप इस डीएचए खिलाफ, डीएचए वाले के खिलाफ भी केस कर सकते हो। तो डीएचए वाला ये थोड़ी बोलेगा कि आपने मेरे खिलाफ जो केस किया है ये कंप्लीटली अनएथिकल है, कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? बिकॉज लोन तो कंपनी ने लिया था, कंपनी के और मेंबरान भी थे, तो आपको तो कंपनी के खिलाफ केस करना चाहिए, तो कंपनी के बाकी मेंबरान के खिलाफ भी केस करना चाहिए था। आप मुझसे पैसा मांग रहे हैं, ये गलत है। प्यारे बच्चों लॉ ने कहा बेटा अब ये वही इक्वेशन हो गई कि तुम जिस तरीके से आए थे ना सिंगल पर्सन, सही है, तो तुम अब इंडिविजुअली लायबल हो कंपनी की लायबिलिटी के ऊपर। तो यहां तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड की लॉजिक समझ आई, ये सेक्शन क्यों आया, ये सेक्शन क्यों आया, इसकी लॉजिक समझ आई प्यारे बच्चों। आ जाए जी, आपके जो सवाल है, आपके जो सवाल है प्यारे बच्चों, मयार खान जो सवाल है मेरा प्यारा बच्चा, आप समझ ही नहीं रहे कि ये स्लाइड है क्या, आप समझ ही नहीं रहे कि ये चीजें है क्या। सेक्शन 15 क्लियर है? इलस्ट्रेशन, पहला सवाल, राहिल and his father Rashid are only members in RR Private Limited. Upon the death of Rashid, all the estate including shares in RR Private Limited were transferred to Rahil. Being the only heir on 25th April, Rahil carried on business alone till 14th December 2020 when he transferred some of the shares to 2 of his family members. राहिल साहब क्लियर है? मयार क्लियर हो बेटा? अगला, अगली चीज, क्वेश्चन नंबर 1, और स्पेशली मयार खान ये आपके लिए। RR Private Limited entered into a contract with a bank to obtain a loan of ₹100 on 25 मई 2020। सही है मयार, सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, RR Private Limited entered into a contract with supplier for the purchase of goods on credit on 30 अक्टूबर 2020। क्लियर है हम सारे? यहाँ पे 2 इलस्ट्रेशन है। प्यारे बच्चों मुझे बताएं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या वो लायबल है, या क्वेश्चन नंबर 2 में लायबल है, या 1 या 2 दोनों में लायबल नहीं है? ये सवाल आपने पढ़ना है, देखना है, सोचना है। तो जो भी लॉ पढ़ाते हुए मुझे पता है कि आपके क्या क्या सवाल हो सकते हैं, उसकी इलस्ट्रेशन इंशाल्लाह आपको यहाँ पे दिख जाएगी, इसी हैंडआउट में दिख जाएगी, और आगे पास्ट पेपर के सजेशन आंसर भी दिख जाएंगे। हाँ बच्चों, तो बंदा कब मरा? बंदा प्यारे बच्चों मरा 25 अप्रैल को। बंदा मरा 25 अप्रैल को। सुनिएगा बच्चों,
25 अप्रैल में अगर आप 180 दिन ऐड करें, 25 अप्रैल में अगर आप 180 दिन ऐड करें तो ये कुछ आता है 22 अक्टूबर तक। सही है, 22 अक्टूबर लेट से आता है, 22 अक्टूबर 2020। अब सवाल ये है कि 22 अक्टूबर 2020 तक जो एग्रीमेंट हुए हैं, क्या उसके लिए भी राहील लायबल होगा, या 22 अक्टूबर के बाद जो एग्रीमेंट हुए हैं उसके लिए राहील लायबल होगा? मेरे प्यारे बच्चों, जबरदस्त। मयार खान, जवाब आपने देना है मेरा बच्चा। ये सवाल था ना आपका ऊपर। अगर हम यहां पे देखें, in each of the scenario above explain Rahil whether Rahil is liable for the above two contracts. Rahil as an individual, Rahil as an individual। सवाल में अगर वो आपको कंफ्यूज कर दे, in each of the above scenario explain whether और सवाल में लिख दे RR प्राइवेट लिमिटेड is liable, RR प्राइवेट लिमिटेड is liable for the above two contracts। हाँ जी, क्या RR प्राइवेट लिमिटेड लाइबल है दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए? जल्दी बच्चों जल्दी, क्या RR प्राइवेट लिमिटेड लाइबल है? प्यारे बच्चों, RR कंपनी तो दोनों के लिए लायबल है ना, दोनों कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल है, कंपनी तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल है। हाँ, ये जो इंडिविजुअल मेंबर है, ये जो इंडिविजुअल मेंबर है प्यारे बच्चों, इसके बारे में सुनिएगा। रेलिवेंट सेक्शन, रेलिवेंट सेक्शन में लिखा हुआ क्या है? एवरी पर्सन every person who is a member of the company during the time that it so carries on business after, word कौन सा लिखा हुआ है मयार खान? After those 180 days and is cognizant of the fact that it is carrying on business with fewer than 2 members or 3 members as the case may be, shall be severally liable, shall be severally liable। सही है। तो एक, तो मुझे बताइए, जो पहला कॉन्ट्रैक्ट 25 मई 2020 को किया गया है, जो पहला कॉन्ट्रैक्ट 25 मई 2020 को किया गया है, ये तो अप्रैल में, तो 30 दिन के अंदर क्या 180 दिन के दौरान ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? यस, 180 दिन के दौरान ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्यारे बच्चों, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए इस राहील पर्सनली लायबल नहीं है, राहील पर्सनली लायबल नहीं है प्यारे बच्चों। कहीं यहां तक बात समझ आती है? कौन लायबल है, कौन लायबल है? RR प्राइवेट लिमिटेड लायबल है। दूसरे सिनेरियो में आपकी लिमिट कहां तक थी? आपकी लिमिट थी 22 अक्टूबर 2020। आप 25 अप्रैल में 180 दिन ऐड करिएगा तो 22 अक्टूबर 2020 बनेंगे प्यारे बच्चों। 22 अक्टूबर 2020 के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट दाखिल होंगे, तो 30 अक्टूबर वाला कॉन्ट्रैक्ट 22 अक्टूबर के बाद दाखिल हुआ है, इस केस में लायबल होगा। राहिल जो है वो इंडिविजुअली पर्सनली लायबल होगा। मयार खान, क्लियर है? any contract entered after 180 days, that is 25 अप्रैल 2020 plus 180 days is equal to 22 अक्टूबर 2020। therefore for contract 1 not liable, contract 2 personally, contract 2 also personally liable, contract 1 not liable, लेकिन contract 1 RR private limited will be liable। बच्चों ये बात समझ आती है? RR private limited will be liable। क्लियर हो गए प्यारे बच्चों? तो बच्चों ऐसे रोज के हम इंशाल्लाह एक एक दो दो सेक्शन कर लें, इलस्ट्रेशन देख लें, पास्ट पेपर्स देख लें, बेहतरीन हो जाएगा। और ये हैंड आउट इंशाल्लाह आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। ये पेपर से पहले आपको एक एक स्टेप वाला ये हैंड आउट है, सही है? ये पावर पॉइंट पे आपने से प्ले करनी है, ये एक एक स्लाइड ऑटोमेटिकली आती रहेगी, एक एक चीज ऑटोमेटिकली आती रहेगी, आप बड़े आराम से समझ जाएंगे कि आपने सोचना कैसे। क्लास ठीक थी प्यारे बच्चों? कॉन्सेप्ट ठीक थे? समझ आया? लॉजिक समझ आया कुछ सेक्शंस की? ये पोर्टल पे भी अपलोड हो जाएगा, ग्रुप पे भी मैंने शेयर कर दिया। डन हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अपना बेहद ख्याल रखिएगा प्यारे बच्चों। जजाकल्लाह, जजाकल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू।